हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। 3 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 हम करने वाले हैं। इसमें हम 2 एडिटोरियल पढ़ेंगे। एक है आपका आरबीआई के ऊपर और इन्फ्लेशन से रिलेशन क्या है इसका, और दूसरा हमारा जो है एडिटोरियल है वो न्यूट्रिशन पे दे रखा है। क्लियर? दोनों क्या है, हाईली इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं दोनों को। आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में ये है एडिटोरियल की इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो मैंने आपको प्रीलिम्स में ऑलरेडी बढ़ा रखा है कि एक इन्फ्लेशन के लिए क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है, उससे हमें +-2 यानी कि आरबीआई ने 2016 में डिसाइड करा 4 +-2 क्या है आपकी, क्या रहेगी, इन्फ्लेशन का हमारा टारगेट रहेगा। 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 6। 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया, 2। यानी कि 2 से 4% की, 2 से 6% की रेंज में हमारी इन्फ्लेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि डिफ्लेशन भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बता रखा था, 4 +-2 का टारगेट बता रखा था, वही इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। अब जो ये टारगेट है कि हमारा इन्फ्लेशन, हमारी महंगाई इतने ही परसेंटेज तक होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें पिछले क्वार्टर्स में 3-4 क्वार्टर में 6% से भी क्या है, ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है, ठीक है। इन द लास्ट 3 क्वार्टर द एवरेज इन्फ्लेशन हैज़ नॉट only exceeded the target but had persistent above the upper tolerance limit set by the center। यानी कि हिंदी माध्यम वालों के लिए पिछले 3 क्वार्टर से क्या है, इन्फ्लेशन का जो हमारा टारगेट 6% था उससे ऊपर चल रहा है। क्लियर? हमें पता है कि भैया इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई के द्वारा मेजर की जाती है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अगस्त में 2016 में इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखा गया था, 4 +-2 रखा गया था, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। क्लियर? अगर जो है आपका इन्फ्लेशन का जो हमारा क्या है, परमिशेबल लिमिट है 4 +-2, ठीक है, 4 +-2% अगर ब्रीच होती है तो कानून के अनुसार जो आरबीआई का एक्ट है 2016 में, वो ये कहता है कि आरबीआई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या क्या मेजर होने चाहिए, वो मेजर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा और एक फ्यूचर टाइम भी बताएगा कि कितने साल के अंदर या कितने क्वार्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस इन्फ्लेशन को फिर से इस रेंज में ला सकते हैं। समझ में आया? वही यहाँ पे लिखा हुआ, पूरा हिंदी मीडियम में आप पढ़ सकते हो जो मैंने बोला है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है, डेटा लिमिटेशन। लेकिन आपको पता है इस समय कोविड का इशू चल रहा है, लगभग जो है साल हो ही जाएगा कोविड को आए हुए। क्लियर? तो इतने क्वार्टर में हम जो है अपना सीपीआई को मेजर ही नहीं कर पाए, क्योंकि सीपीआई को हमें फील्ड में जाके मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फूड आइटम क्या है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते हैं, 46% के आसपास क्या होता है, फूड आइटम होता है सीपीआई की बास्केट में। और इसके लिए हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और कोविड के कारण फील्ड वर्क कर नहीं पाए, तो वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि डेटा लिमिटेशन। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म जो आपकी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जब वो अगस्त में बैठी थी तो उसने बोला था कि इन्फ्लेशन टारगेट जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, जो अपर लिमिट से भी ज़्यादा हो चुका है, इसका ये कारण हो सकता है कि डेटा लिमिटेशन है, हमें डेटा मिला नहीं और हमने क्या करा, अब अपने आप एज्यूम करके जो टारगेट बनाया है, इसलिए वो ज़्यादा आ रहा है। क्लियर? इवन फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें भी ये बोला था कि हमारे पास डेटा नहीं है, हम पिछले जो है ट्रेंड्स के अनुसार जो है इस इन्फ्लेशन को नाप रहे हैं, क्या पता ये इन्फ्लेशन कम निकले। समझ में आया? ये कहने का इनका मतलब है। और नॉर्मली जो डेटा कौन कलेक्ट करता है, एनएसएसओ जो है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो करता है, लेकिन वो ऑफिस तो बंद रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण। क्लियर? तो इससे आपको प्रीलिम्स के भी पॉइंट मिल रहे हैं कि कौन कैसे मेजर करता है डेटा, क्या इन्फ्लेशन टारगेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आरबीआई का टारगेट क्या होता है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस एडिटोरियल में बोल रहे हैं कि होना क्या चाहिए था। अभी तक जितना हमने लिखा वो सरकार का पक्ष था, सरकार ने बोल दिया हमारे पास डेटा नहीं है इसलिए टारगेट बीच हो रहा है। क्लियर? वाई शुड द आरबीआई नॉट बी मेड टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्लान टू डू द कंट्रोल इन्फ्लेशन। भैया आरबीआई को क्यों ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा रहा है, और क्यों आरबीआई से एक नया प्लान नहीं लिया जा रहा है कि कब तक आप फ्यूचर में इसको रोक पाओगे। द सेंट्रल बैंक शुड बी अलाउड टू द स्टेट एक्सप्रेसली व्हाट सपोर्टेड बाय ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी।
और ये बैंक को बताना भी चाहिए कि भैया उनको स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए, क्या जरूरी मदद चाहिए कि जिससे क्या करें वो इन्फ्लेशन टारगेट को 4+-2 को क्या कर सके, अचीव कर सके। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जनता को क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये नहीं कि डेटा नहीं है और आपने कह दिया महंगाई बढ़ी, ये हमें क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। Transparency can be enable more informed decision making within the government and greater public scrutiny of the RBI performance and improve inflation targeting regime। और हमें RBI की परफॉर्मेंस का भी क्या करना चाहिए, पूरी स्क्रूटनी करनी चाहिए। उनको क्या वो डिसीजन लेने में क्या कहते हैं सक्षम है कि नहीं है, इन्फ्लेशन को रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे, समझ में आया। इस वे में हमें काम करना चाहिए। इट मस्ट अवॉइड बाय द लॉ, और एक कानून के अनुसार जो RBI एक्ट 2016 में बनाया गया, जिसके अंदर RBI को जिम्मेदारी की दी गई कि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना आपकी जिम्मेदारी, अगर नहीं कर पाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना 4+- टारगेट को, ठीक है। तो 4+-2 जो % टारगेट है, अगर अचीव नहीं हो रहा है तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अप्रेज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ व्हाई इट फेल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो कि भैया ऐसा क्या था आपके और जो है हमारी RBI के बीच में कि आप दोनों मिलकर इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। तो हमें क्वेश्चन भी करना चाहिए, हर चीज को हम कोविड के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ये एक एडिटोरियल ऐसा कह रहा है, समझ में आया। दूसरा एडिटोरियल क्या है, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल। इसका कंटेक्स्ट क्या है, आप सभी को पता है कि कोविड-19 का इशू हुआ और उसके बाद जो है लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 ऐसे आया। स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं और आपको पता है कि भैया भारत में स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें 8 तक की क्लास के बच्चों को क्या मिलता है, खाना मिलता है। अब ये बच्चे कितने महीने से स्कूल गए नहीं हैं और इनको खाना मिला ही नहीं है, तो भैया इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है। पहले से बेचारे गरीब हैं, स्कूल के माध्यम से तो इनको खाना मिलता था, स्कूल खुले नहीं, क्लियर। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल क्या है, बनाया गया है। द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, यानी कि मिड डे मील की प्रोग्राम की बात हो रही है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो खाना खिलाता है। अनडाउटेडली प्लेड एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग in increasing the nutrition and learning among the school going children has been one of the casualty of the COVID-19 pandemic। यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल में खाना खिलाने वाली स्कीम किया करी है, एक तरीके से आहुति चढ़ा दी है, समझ में आया, क्लियर। ए रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल्स एस्टिमेट दैट इन अप्रैल 2020 the peak of the school closure 369 million children globally losing out on school meal and bulk of whom were in Indian। तो ये रिपोर्ट किसकी है, द स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा है कि पूरी दुनिया में कम से कम 369 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला है, और उनमें से ज़्यादातर लोग क्या हैं, भारत के ही हैं, समझ में आया। इस डेटा को जरूर याद रखोगे क्योंकि कल को क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि कोविड पैंडेमिक से आपके न्यूट्रिशन पे क्या फ़र्क पड़ा, या कोविड पैंडेमिक से फूड सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। पेपर नंबर 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 2020 की, तो भारत की 94वीं रैंक है 107 कंट्री में। इवन भारत जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी क्या है, नीचे है, यानी कि हमारी स्थिति बहुत खराब है। सीरियस कैटेगरी में हम आते हैं। हिंदी मीडियम वालों सबको समझ में आ रहा है। मिड डे मील इन इंडिया शुड प्रोवाइड द 450 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। भारत में जो नियम के अनुसार ये कहते हैं कि मिड डे मील में आपको 450 किलो कैलोरी एनर्जी हर बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। यही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ जाएगा कि भैया न्यूट्रिशन कितना कैलोरी प्रोवाइड किया जाता है, तो आप देखते रहोगे किस किताब में से आया, समझ में आया। और मिनिमम 12 ग्राम प्रोटीन देने का क्या है, वादा है इसमें, इंक्लूडिंग इसके साथ साथ जो है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए की भी क्या दी जाती है, टैबलेट दी जाती है। ये MDMS मिड डे मील स्कीम की क्या है, गाइडलाइन है। तो ये सारे आपको प्रीलिम्स के पके पकाए पॉइंट आ गए, आपके आगे कि नहीं आ गए। तो द हिंदू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को एक दिन में जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए उसका 1/3 तो वो स्कूल से ले रहा है। कितना है वो 1/3, 450, क्लियर। वाइल ऑल गोइंग फ्रॉम 1 to 8th, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, सब में क्या है, मिड डे मील चलता है।
However, the government of India announced that the usual hot cook midday meal or equivalent food security allowance or the dry ration would be provided to all eligible school going children. हालांकि भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि कोविड के कारण बच्चे स्कूल तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जिन जिन बच्चों का स्कूल में नाम लिखा है उनके घर में राशन प्रोवाइड किया जाए, हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाए। अगर वो प्रोवाइड नहीं किया सकते तो सूखा राशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ये स्कीम केवल कागजों में हुई। बहुत सारे स्टेट अभी तक हैं कि इस घोषणा को करे हुए 3 महीने हो गए, लेकिन वो स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हुई है। बिहार में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई। बहुत सारे स्टेट है जहां पे क्या है, अभी स्टेट वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इंप्लीमेंट दिस। तो केवल वो घोषणा क्या रह गई, आपकी घोषणा ही रह गई। समझ में आया? आगे देखो, द अदर वरिंग एंगल, दूसरी समस्या का क्या है हमारा एंगल, द फैक्ट दैट देयर आर द रिपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंगेजिंग इन द लेबर टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इन द इनकम। यानी कि एक तो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, दूसरा लोगों का रोजगार चले गया कोविड में, तो भैया बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता का हाथ बैठा रहे हैं रोजगार में, यानी बाल मजदूरी बढ़ रही है। इन द जुलाई दिस ईयर मद्रास हाई कोर्ट ने भी मद्रास की जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या करा भैया, उनसे पूछा कि किस तरीके से आप बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल पूरा कर रहे हो, क्योंकि क्या है कोविड का इशू चल रहा है। समझ में आया? हालांकि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वहां पे जो है मिड डे मील की जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ये मद्रास वाले भी यानी तमिलनाडु वाले भी हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो सोचो, इतना अच्छा राज्य जहां पे क्या है मिड डे मील की क्या है लॉजिस्टिक सप्लाई सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, वो तक हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड नहीं करवा पाया। तो अभी ये भारतीय में जो नॉर्थ इंडियन जो स्टेट है ये क्या करवा पाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे, कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटेजी हमें करनी पड़ेंगी। ये इंसान जो आपको दिख रहे हैं इनका नाम है बसंत कुमार कार। प्रीवियस स्लाइड में आ जाता हूं मैं। इनको जो है भारत का न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे ज्यादा काम अपनी जिंदगी में न्यूट्रिशन पे किया है। समझ में आया? और इन्होंने ही ये इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया था। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, इन्होंने बोला कि जितने भी छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है, किसी एरिया के, उन सबको लिंक कर दो मिड डे मील से। यानी कि मिड डे मील में जितना भी राशन लगता है ये छोटे छोटे किसान पूरा करेंगे। हो सकता है कोई आपका वेजिटेबल उगाता हो, किसी ने धान उगाया हो, किसी ने चावल उगाया हो, किसी ने गेहूं उगाया हो, किसी ने चना उगाया हो, ठीक है। और भारत में छोटे किसान क्या होते हैं, सब्सिस्टेंस होते हैं, यानी कि अपने घर वालों की आवश्यकता पूर्ति ही कर पाते हैं। बहुत ही कम सरप्लस बनता है जो आप मार्केट में भेज सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही जो कम सरप्लस है उससे स्कूल का खाना चल सकता है। समझ में आया? 1-2 कुंटल राशन भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा, लोकल लेवल पे ही क्या हो जाएगी, स्कूल की सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। समझ में आया? तो इनका इनोवेटिव सॉल्यूशन आप जरूर लिखोगे अपनी आंसर राइटिंग में। ये पहली बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको ऐड कर लेना, इसको फूड सिक्योरिटी में भी ऐड कर लेना। समझ में आया? जिस तरीके से हम चतुर्वेदी कमेटी पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, तो वहां पे भी आप इसको ऐड कर सकते हो। बसंत कुमार कार का उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हंगर, इस पे बच्चों पे, ठीक है ना। तो इनका इनोवेटिव मॉडल सबको समझ में आया हिंदी मीडियम वालों को, कि लोकल जो स्मॉल किसान हैं उन्हीं को लिंक कर दिया जाए, किससे, मिड डे मील प्रोग्राम से। उसके अलावा जो है इनका जो मिड डे मील प्रोग्राम के अनुसार जो मैंने बोला वही सीरियल्स, वेजिटेबल, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहो किसान प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर पोषण एजेंडा भी पूरा हो जाएगा। एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। फिर दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि देयर आर आल्सो द न्यू इनिशिएटिव लाइक स्कूल किचन, यानी कि स्कूल के आगे जो ग्राउंड होता है, जो गार्डन होता है, वहीं पे क्या करो, सब्जी उगाओ, फल उगाओ और उन्हीं को क्या करो, आप खाने में यूज कर लो। हालांकि ऐसा हमने एक मॉडल जो है आपको ऑलरेडी द हिंदू में पढ़ा रखा है। नॉर्थ ईस्ट का कोई एक ऐसा स्टेट है जिसने ऐसा मॉडल अप्लाई करा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखता हूं किस बच्चों को याद रहता है कि नहीं रहता है। किचन गार्डन ऑलरेडी करा रखा है, क्लियर। तो ये हमने देखे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन, और इन भाई साहब का नाम जरूर याद रखना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, क्लियर, और वाटरमैन ऑफ बुंदेलखंड किसको बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट हैं जो आपकी रैंक लगवाएंगे। समझ में आ गया? तो थैंक यू वेरी मच। 3 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर पूरा होता है, जिसको हमने बहुत शानदार तरीके से करा। रोज की रोज आपको क्लास मिल रही है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर जरूर करो वीडियो को, जिससे हर हिंदी माध्यम वाले बच्चों को पता चले कि द हिंदू की भी क्लासें कहीं हो रही हैं जो हिंदी मीडियम में करा रहे हैं, और आप भी क्वालिटी मटेरियल लिख सकते हो, आप भी अपनी रैंक लगा
लगा सकते हो। ठीक है, राजनीति में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आयोग पे अंजाम लगाने से अच्छा अब अपना क्या करो, खुद को चेंज करो। आप हिंदी मीडियम में ही लिखो आंसर, आप हिंदी मीडियम में ही मेंस लिख के आओ, लेकिन क्या करो, द हिंदू को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। नहीं कर पा रहे तो मैं करके देख रहा हूं, तो मेरी क्लास में चुपचाप आ जाओ। ठीक है, और अगर किसी को प्लस में भी कोई कोर्स लेना हो तो MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप इससे जुड़ सकते हो। अब हमारा सोशियोलॉजी का दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है और पेपर 1 भी स्टार्ट होने वाला है और हमारी ज्योग्राफी भी स्टार्ट होने वाली है, तो फ्रेश बच्चे वहां पे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस अनाउंसमेंट। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।